अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हम इनहेरिटेंस के चैप्टर का थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम क्रोमोसोम्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम, क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमो मीन्स कलर, सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो क्रोमोसोम जो हैं वो हमारे पास एक कलर्ड बॉडी होती हैं और ये ज्यादातर डाइज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो क्रोमो मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। क्रोमोसोम की अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागेनुमा की तरह स्ट्रक्चर होती हैं जो कि अपीयर होती हैं, नमदार होती हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी कि जो आपके सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या चीज होती है? न्यूक्लियस एक कंट्रोलिंग सेंटर है जो कि तमाम एक्टिविटीज ऑफ द सेल कंट्रोल करता है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम विजिबल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब हमारे पास सेल डिवाइड कर रहा होता है, यानी कि इंटरफेस से निकलकर माइटोसिस मियोसिस में जाता है, तो हमारे पास सेल डिवाइड कर रहा होता है, एक्चुअल डिवीजन स्टार्ट कर लेता है। उस दौरान ये क्रोमोसोम जो है वो विजिबल होते हैं। अदरवाइज जब हमारे पास सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, जब सेल हमारे पास इंटरफेज में होता है, किस फेज में होता है? इंटरफेज में होता है। तो इस इंटरफेज के दौरान ये क्रोमोसोम जो है ये क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होते हैं इंटरफेज के दौरान, जिस दौरान सेल जो है डिवाइड नहीं हो रहा होता, अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। जब जो ही हमारे पास ये सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को कॉइल करना स्टार्ट करते हैं, कॉइल करना स्टार्ट करते हैं ताकि ज्यादा विजिबल हो सकें। तो ज्यादा विजिबल होने की वजह से क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल हो जाते हैं न्यूक्लियस के दौरान ड्यूरिंग सेल डिवीजन और एक अपना खास स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्रोमोसोम्स की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था वेल्डेयर ने 1876 में, 1876 में। अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सेल्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं होते, क्योंकि उनके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स ही नहीं होती, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगा जो उसके ऊपर इनक्लोज होगा। और यूकैरियोटिक सेल में ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाती है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है वो हमारे पास क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं, जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, उनकी स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं। यानी कि क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है हर एक स्पीशीज में वो कांस्टेंट रहती है, एक जैसी रहती है। लेट्स सपोज
अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, जहाँ पर दुनिया में भी आप जाएं तो ह्यूमन की एक ही स्पीशीज है और उसमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी और वो 46 क्रोमोसोम्स होंगे। यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं होती, स्पीशीज में सेम रहती है। अगर हम पोटैटो की बात करें, आलू की बात करें तो आलू में 48 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम टमाटर की बात करें, टोमेटो की बात करें तो उसमें 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। कॉर्न की बात करें तो ये हमारे पास 20 क्रोमोसोम्स उसमें मौजूद होते हैं। या अगर हम गार्डन पी की बात करें, ये जो मटर के दाने होते हैं उसमें 14 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। इसी तरह अनियन में अगर हम बात करें तो 16 क्रोमोसोम्स जो है वो प्याज में पाए जाते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास फ्रूट फ्लाई है उसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स जो है वो 8 क्रोमोसोम्स जो है वो मौजूद होते हैं। यानी कि क्रोमोसोम्स जो है हर स्पीशीज में कांस्टेंट रहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन वो चेंज नहीं रहती। अब क्रोमोसोम्स की अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि क्रोमोसोम किस चीज से बना है, किन किन कंपोनेंट से बना है, तो अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की जो क्रोमोसोम्स होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए मौजूद होता है, डीएनए से मौजूद मिले होते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए हमारे पास एक विरासती मवाद है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको भी हम डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे पास उनकी जो क्रोमोसोम्स होती हैं उनमें डीएनए और प्रोटीन दोनों मौजूद होते हैं। डीएनए जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम्स है वो 40% डीएनए से मिला होता है और जो 60% है वो प्रोटीन से बना होता है। अब अगर हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम का दो हाफ होते हैं, एक हाफ और ये एक हाफ, ये एक हाफ और ये एक हाफ। ये एक हाफ को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। और इन दोनों हाफ के दरमियान में हमारे पास जो इनको अटैच करता है एक दूसरे के साथ वो क्या कहलाएगा? आपका सेंट्रोमेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रोमेयर। तो क्रोमोसोम्स के दो हाफ होते हैं और उनको अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर, और यहाँ पर एक प्रोटीन पाया जाता है, इस प्रोटीन को कहा जाता है काइनेटोकोर प्रोटीन। अच्छा, क्रोमोसोम जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के शेप के हो सकते हैं। क्रोमोसोम एक शेप का नहीं होता, क्रोमोसोम्स के मुख्तलिफ शेप्स हो सकते हैं, डिफरेंट अशकाल हो सकते हैं। और ज्यादातर जो यूजुअल शेप्स होती हैं क्रोमोसोम्स की वो हमारे पास आई, जे या वी शेप के क्रोमोसोम्स होते हैं। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम्स की जो यूजुअल आमतौर पर शेप्स होती हैं वो किस तरह की हो सकती हैं। वो आई हो सकती हैं, वो जे भी हो सकती हैं और वी हो सकती हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ अक़साम हो सकती हैं, टाइप्स हो सकती हैं। और क्रोमोसोम्स की टाइप्स किस बेस पे हैं? क्रोमोसोम्स की अक़साम हम तकसीम करते हैं मुख्तलिफ अक़साम में अंडर बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर। यानी कि ये जो सेंट्रोमेयर का पोजीशन है, इस पोजीशन की बेस पे हम क्रोमोसोम्स को मुख्तलिफ अक़साम में, मुख्तलिफ टाइप्स में तकसीम करते हैं। मेनली हमारे पास चार जो है वो क्रोमोसोम्स की टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास टीलोसेंट्रिक है। टीलोसेंट्रिक ये वो टाइप है जिसमें जो सेंट्रोमेयर होता है क्रोमोसोम का वो क्रोमेटिड, ये जो इस क्रोमेटिड है, ये जो आपका एक पार्ट है, दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिड। तो इस क्रोमेटिड के बिल्कुल आखिर में पाया जाता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्रोमेटिड है तो इसके एंड पे जो ये सेंट्रोमेयर मौजूद है तो ये रहेगा आपका टीलोसेंट्रिक, और ये हमारे पास असल में रॉड शेप का जो है वो इसका शेप जो बनता है, एक रॉड शेप बनता है। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास सेंट्रोमेयर होता है वो क्रोमोसोम की क्रोमेटिड के
आखिर के साथ नियर टू द एंड, यानी कि एंड में नहीं मौजूद होता है इसका सेंट्रोमियर, बल्कि इनके नजदीक होता है, हमारे पास पाया जाता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्रोमेटिड है और इसके नियर टू एंड जो है इसका सेंट्रोमियर मौजूद है, और ये जो है वो यूजुअली जे शेप का होता है, और इसमें दोनों जो हमारे पास आर्म्स होते हैं क्रोमोसोम्स के वो बहुत स्मॉल होते हैं और या बहुत जो है वो लॉन्ग होते हैं, यानी कि दो स्मॉल आर्म्स होते हैं और दो जो है वो बहुत लॉन्ग आर्म। जैसे सपोज ये इसका आर्म जो है वो बहुत लंबा है और ये छोटा है, इसका जो सेकंड आर्म होगा वो भी बहुत लंबा होगा और ये क्या होगा, ये छोटा होगा। इसी तरह इसके अलावा जो है वो हमारे पास हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स का मतलब ये है कि इसका जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल क्रोमेटिड के मिडिल पार्ट में पाया जाता है, और मिडिल पार्ट के पाए जाने की वजह से ये दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं वो इक्वल इन साइज होते हैं और ये यूजुअली वी शेप बनाती हैं। इसके अलावा एक और टाइप है क्रोमोसोम्स की जिसे हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स की वो टाइप है जहां पर जो हमारे पास सेंट्रोमियर है वो मिडिल में अटैच नहीं होता बल्कि नियर टू द मिडल होता है, यानी कि मिडल के करीब जो है वो सेंट्रोमियर अटैच होता है और उसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्रोमोसोम्स का डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो जीन्स को डिस्कस करेंगे कि जीन्स क्या होते हैं, डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस